ये लाइव वाले हमारे मित्र आजकल गड़बड़ हो जा रहा है, मुझे लगता है गर्मी और ज्यादा लग रही है। चलिए, नहीं उसका एक फायदा ये होता है ना, ये वीडियो प्लेटफॉर्म पे रहता है तो हो सकता है बाद में देखते हो। लेकिन ये है कि आलस्य है। और मैं पढ़ाने से बेटा कभी कतराता नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, प्रोफेशन मेरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे अच्छी बात है कि मुझे पढ़ाना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कोई परेशानी नहीं होती। इधर 1 डेढ़ महीना ये जो गर्मी वाला होता है ना बेटा, इसमें सही में मन नहीं होता पढ़ाने का, है ना। लेकिन ये एक ड्यूटी है तो वो भी करनी है। 5-10 मिनट असुविधा होती है, मैंने मन थोड़ा इधर उधर करता है। लेकिन जैसे विषय में आते हैं और विषय की गहराइयों पर बढ़ते हैं तो फिर सब भूल जाती है, गर्मी ठंडक वंडक सब दिमाग से निकल जाती है। बहरहाल एक हेडिंग बनाइए बेटा, और एक बात समझिए, भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, यानी ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्यार से ध्यान से बेटा पढ़ना है। लिखें, वायुमंडलीय दाब व पवन। वायुमंडलीय दाब व पवन यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेंगे कि बोर्ड पे लिखूं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। एंड विंड। वायुमंडलीय दाब व पवन, जिसको लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो देखो, और किसी से क्वेश्चन आए ना आए हम तो नहीं बता सकते, लेकिन इससे क्वेश्चन तो जरूर आएगा। और भूगोल का ये सबसे महत्वपूर्ण इलाके में से एक है जो रट के नहीं, समझ के ही किया जा सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हो एक साइक्लोन आया हुआ है। जी हाँ, चक्रवात क्यों आते हैं? अभी टीवी जरा ध्यान से देखा करो, क्योंकि ज्यादातर टीवी चैनल पे तो अनर्गल चीजें ही दिखा रहे हैं। अनर्गल मतलब एक जने रेनकोट पहन के बारिश में खड़े होके माइक को क्या दिखा रहे हो भाई? अपनी बहादुरी दिखा रहे हो, बड़े बहादुर हो। साइक्लोन के सामने किसी की बहादुरी वहादुरी चलती नहीं। तो खाली इसलिए कि थोड़ा सा टीआरपी वगैरह बढ़ जाए। बताइए, महिलाएं हैं बेचारी, उनको बारिश में खड़ा करा दिया हो कैमरे के सामने, हवा चल रही है बेचारी उसी में हाँफ रही है, खड़ी है और एंकरिंग कर, मैं क्या दिखा रहे हो भाई? अभी तेज हवा हो गई, उड़ उड़ गई, तब क्या होगा? तो मुसीबत हो जाए। ये सब दिखाने की क्या आवश्यकता है? एनडीआरएफ वहां लगी है, सेना लगी है, वो सब लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं हमारे योद्धा। उसमें एक एंकर को, बेचारी को, जो मास मीडिया में कोर्स वोर्स करके गई है, उसको कहाँ फंसा रहे हो आप वहां? लेकिन नौकरी का सवाल है बेचारी, वो भी क्या करे? वो बारिश में खड़ी है, भीग रही है, हाँफ रही है। और कुछ उसमें ड्रामा भी ज्यादा कर रहे हैं ना, एक आध क्या है, दिखा रहे हैं बहुत तेज हवा चले, हम उड़ने जा रहे हैं, तो एक जमीन पे बैठ जा रहे हैं। मतलब ये सब नौटंकी है, ये सब ना दिखाइए, आप कुछ ऐसी चीजें दिखाइए जिनका कोई मतलब है। और जब साइक्लोन आएगा दहाड़ते हुए ना, तो नजर कोई नहीं आएगा, फिर अगले दिन नजर आएंगे। अभी आज सुबह सब नजर आएंगे, कैमरा वैमरा लेके उस इलाके तक पहुंच बनाएंगे जहां ये चक्रवात ने तांडव मचाया होगा। ये प्रकृति की वह शक्ति है ना बेटा, जो मनुष्यों को उनकी औकात बताती है कि अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, और हमसे लड़ने भिड़ने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है ना बेटा। हाँ, ऊपर वाले को बहुत ढेर सारा धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स, कि पृथ्वी के उस इलाके पे हमको जगह दिया है, खास करके हम लोग जहां हम इस तरह की तादर्शी से एकदम बचे रहते हैं, सेफ हैं। लेकिन इतने भाग्यशाली हर लोग थोड़े ही हैं बेटा। कुछ प्रकृति की ऐसी आपदाएं हैं ना बेटा, कि हम मनुष्यों को सिवाय बेबस करने के और कुछ नहीं कर पाती। हम सिर्फ बेबस और लाचार महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आती हैं और ये तबाही मचा के बेटा चले जाते हैं, और हम लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। एक तो इसमें यही है, पवन है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे।
कि इतनी प्यारी चीज़ है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन कभी कभी ये वो तबाही मचाती है ना कि देखते बनती है तबाही। और ध्यान से सुनो, अ, इनकी तबाही का मंजर आपने नहीं देखा है कभी। आपने अपने जीवन में कभी बहुत तेज आंधी देखा होगा ना, तो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर स्पीड से, जिसमें 80 की स्पीड के आसपास पहुंचते पेड़ वेड़ उखड़ने लगते हैं। हम लोग के यहाँ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, बहुत तेज आंधियां आती हैं, कुछ पेड़ वेड़ उखड़ जाते हैं। वो भी मैंने मास स्केल पर नहीं, इक्का दुक्का। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं ना बेटा, वो एक भी पेड़ सही सलामत पूरे इलाके में नहीं बचता। पेड़ की बात छोड़ दें, एक घर नहीं बचता। और ये तो रिटन एविडेंस है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है कि अमेरिका में एक हरिकेन ने चलती हुई ट्रेन को उठा लिया। ये रिटन एविडेंस है। अब आप कल्पना करिए कि पूरे ट्रेन को लिफ्ट कर देने के लिए कितनी पावर की जरूरत होती होगी। और ट्रेन कोई खिलौना नहीं होता। अरे इंजन इतना भारी होता है, उसके डिब्बे इतने भारी होते हैं, और एक हरिकेन अगर चलती हुई ट्रेन को उठा लेता हो हवा में और कुछ 100 मीटर की दूरी पर ले जाके अगर छोड़ दे, बस अंदाजा लगाएं कि प्रकृति कितनी ताकतवर चीज है। ये सब क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, यही नहीं, ऐसी सारी अवधारणाओं को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और प्रकृति के पास बहुत शक्ति है। तो अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, जैसे ये साइक्लोन जो आ रहा था, इस पे कुछ विशेषज्ञों को भी चैनल पे बुलाया जा रहा था। ढेर सारे चैनल वाले कुछ एक्सपर्ट्स को बुला रहे थे। तो एक्सपर्ट इसी बहाने आपको बहुत कुछ पढ़ा भी रहे थे, बहुत कुछ समझा भी रहे थे। तो अगर उनको आप ध्यान से सुने होते तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगता कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने जो सुना पढ़ा कि जो ये साइक्लोन आया है, इसकी जो आई है ये अबाउट 50 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर की है। अब हमको किसी ने बताया नहीं, अब तो न्यूज़ सुन के ही देख रहे थे। मौसम विभाग के जो इंडिया के डायरेक्टर है, उन्हीं का व्याख्यान में सुन रहा था, बोल रहे थे टीवी पे, वो भी आ रहे थे बार बार। और बार बार एक शब्द आ रहा था, लैंडफॉल कर रहा है ना, एक टर्म यूज किया जा रहा था। मीडिया वाले बोल रहे थे कि ये, तो मैं तो भैया 6 बजे से टीवी पे चिपक के बैठा था, क्योंकि एक चैनल ने बताया कि 6 बजे लैंडफॉल करेगा। तो जब 6 बज गया तो कहा कि नहीं नहीं 8 बजे करेगा। फिर मालूम चला 9 बजे लैंडफॉल करेगा। लेकिन रात में मैं 11 बजे तक इस उम्मीद में कि थोड़ा लैंडफॉल का कंडीशन हो जाए, तो 11 बजे के रात के आसपास बताया कि लैंडफॉल शुरू हो गया। कच्छ की तरफ लैंडफॉल पहले हो गया, फिर धीरे धीरे। तो ये लैंडफॉल क्या होता है, सब क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ना होगा, हम लोगों को समझना होगा। एक्चुअल में जो साइक्लोन होता है ना बेटा, वो उसकी एक आई होती, पढ़ेंगे अभी हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ना, क्योंकि अभी आया है इसलिए बात कर रहे हैं। तो वो जो पहला जो उसकी आई होती है, उसका अगला भाग जब स्थलों की ओर बढ़ता है, छू रहा होता है, बस वहीं से हम लोग कह देते हैं कि लैंडफॉल शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी आई स्थल पे आती है, और जब पूरी आई स्थलों में शिफ्ट हो जाती है तो चक्रवात का पूरा तांडव दिख जाता है। फिर वो धीरे धीरे किसी दिशा की ओर बढ़ता है। ये सब कैसे हो जाता है बेटा, इतनी त्रादसी वाली चीजें हो कैसे जाती हैं। हमारे यहाँ तो अभी बहुत फ्रिक्वेंट घटना नहीं है, जहां तक मैंने सुना कि पूरे साल भर में 6-7 साइक्लोन आते हैं हम लोग के यहाँ बमुश्किल से। कभी कभी 8 हो गए, तो कुछ आते हैं आपके बंगाल की खाड़ी में और कुछ आते हैं अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में थोड़ा ज़्यादा आते थे, अरब सागर में थोड़ा कम आते हैं। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि अब बंगाल की खाड़ी में घट रहा है, अरब सागर में बढ़ रहा है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो पानी है, इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहता है, लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसके पानी का टेम्परेचर रहता है। अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, सरफेस के पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा है। तो ऐसे साइक्लोन्स आते रहेंगे। अभी ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा एक दिन हो रही थी, आपसे बात हो रही थी, मैंने आपको क्या बताया था कि अल्टीमेटली होगा यही जो हुआ है। अब ये झांकी है, ठीक है, पूरी पिक्चर भी आएगी आगे। कोई साइक्लोन इतना लंबा सस्टेन नहीं करता। साइक्लोन की सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो इतने लंबे समय तक नहीं होती। ये 6 जून से अपना माहौल बनाया हुआ है,
और आज देखिए 15 जून हो गया ना बेटा, 10 दिन तो हो गया लगभग। और अभी ये 2-3 दिन और जान नहीं छोड़ेगा, अभी ये पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान जाके बताएगा कि आपके पट्टीदार का हाल चल लिया, अब तुम्हारा हाल चल लेंगे ना, तो वहां भी जाएगा। तो ये सब हो रहा है। तो थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है बेटा वायुदाब, और इतना आक्रामक ये क्यों हो जाता है, इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है, जबकि पवन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पवन धरातल पे कुछ भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। सबसे बड़ी भूमिका उनकी यही होती है, वो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, धरती पे ताप को बांटते हैं, यानी अधिक ताप और कम ताप के बीच के डिफरेंस को हमेशा घटाने की कोशिश करते हैं, कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन प्रयास वो करते रहते हैं। तो थोड़ा सा बेटा बारी बारी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला शब्द जो आया उसी की व्याख्या करते हैं, वायुदाब। तो आखिरकार ये वायुदाब क्या होता है, वायुदाब को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स क्यों होते हैं, क्या धरती पे हर जगह वायुदाब एक जैसा होता है, नहीं होता, बात करेंगे। तो पहला शुरुआत कर लेंगे। देखिए धरातल के ऊपर की वायु, धरातल के ऊपर की वायु अरे भाई जो हजारों किलोमीटर धरातल के ऊपर की वायु है ना बेटा, बोले ये गुरुत्वाकर्षण से बधी हुई है, ये ग्रेविटेशन से बधी हुई है, और कोई डोर नहीं है जिसको बांधा हुआ है, वो डोर सिर्फ एक है, क्या बेटा, ग्रेविटेशन। तो हमारे धरातल के ऊपर की जो वायु है, इसको गुरुत्वाकर्षण ही वह धागा है जो बांध के रखा है, क्लियर है बेटा, भागने नहीं देता। तो डेफिनेटली ये जो वायु है हमारे ऊपर, वो धरातल पे दबाव बनाती होगी, धरातल पर प्रेशर जरूर बनाती होगी, चाहे इसकी मात्रा कम हो या ज्यादा हो, कुछ न कुछ ये दबाव बनाती होगी। तो हमारे सर के ऊपर यानी धरती के ऊपर गैसों का जो विशाल आवरण है, वो धरती पे एक दबाव बनाता है, किस कारण, गुरुत्वाकर्षण। भाई खींच रहा है ना गुरुत्वा, अरे मैंने आपको बताया था कि धरती सूरज के चारों तरफ जो घूम रही है ना बेटा, वो स्पीड ठीक ठाक है, लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी हाई स्पीड से धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, और गैस तो धरती के चारों तरफ आवरण है ना बेटा, बोल नहीं रहे। गैस कोई भौतिक चीज तो है नहीं जो जुड़ी हुई है, जैसे पेड़ तो है नहीं, बिल्डिंग तो है नहीं जो जुड़ी हुई है धरातल से। गैस है वो धरातल से प्रत्यक्ष तो जुड़ी नहीं है। तो अगर बेतहाशा स्पीड से धरती भाग रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना तो दिखनी चाहिए कि धरती निकल जाए, गैस बस पीछे छूट जाए, बोल नहीं रहे बेटा। जैसे पहले जो कोयले वाला इंजन देखा था ना, तो उससे धुआं निकलता था, तो धुआं पीछे जाता था, पीछे छूटता जाता था, वो ट्रेन के साथ बधा थोड़ी रहता था। लेकिन अब जबकि उतनी स्पीड पे, और धरती की स्पीड तो लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, बल्कि उससे थोड़ी ज्यादा है। इतनी हाई स्पीड पे संभावना ये है कि गैस वैस का आवरण पीछे छूट जाए और धरती उस आवरण के बीच से निकल के भाग जाए, संभावना तो है ना, ऐसा नहीं होता। गैसों का वह आवरण पीछे नहीं छूटने पाता, धरती अपने साथ लिए दिए चलती है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो होगी ना जो इसको बांधे हुए है, और वो शक्ति कोई और नहीं है बेटा, ग्रेविटेशन है। चंद्रमा पे वायुमंडल क्यों नहीं हुआ, चंद्रमा पे वायुमंडल इसलिए नहीं हुआ कि उसके गुरुत्वाकर्षण की औकात ही नहीं कि गैसों को रोक के रखे। उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना ज्यादा है ही नहीं है कि गैसों को बांध के रखे, कैसे भाग गई। अब वहां नहीं वायुमंडल है, हमारे यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण अगर हल्का होगा, कम होगा, तो हमारे यहाँ भी गैसें भाग जाएंगी, फिर मछली की तरह से छटपटाना ऑक्सीजन के लिए, अभी तो वो नौबत नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये गैसें धरातल पे दबाव बनाती हैं, और इन्हीं के दबाव को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, वायु दाब। वायु का दाब और क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि धरातल के ऊपर की जो गैसें हैं वो धरातल पे दबाव बनाती हैं, प्रेशर बनाती है, इन्हीं के दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वायु दाब। लिखें, धरातल के ऊपर की गैसें धरातल पर दबाव बनाती हैं, सेंटेंस अपने हिसाब से लिख लेना, दबाव बनाती हैं, इसे ही हम वायु दाब कहते हैं। धरातल के ऊपर की वायु, अब किससे बधी है वो लिखना जरूरी बहुत नहीं है, वो तो पहले ही हो चुका, गुरुत्वाकर्षण से बधी है। ये धरातल पर क्या करती हैं बेटा, दबाव बनाती हैं,
इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया, कोई बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा एक अवधारणा है कि धरती के ऊपर जो गैसों का आवरण है वो धरती पे दबाव बनाता है, इसी दबाव को हम लोग भूगोल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब हम मनुष्य हैं, नापना जोखना हम लोगों की नियति है, अंदाजे से काम हम नहीं चलाते, हम तो एक्यूरेट बताते हैं। तो वायुदाब नापने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, हाँ डिवाइस का, वेरी गुड, जिसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। क्लियर है बेटा? और बैरोमीटर में जो रीडिंग ली जाती है वो मिली बार में ली जाती है। तो वायुदाब की इकाई क्या मिली बेटा? मिली बार। ठीक है, आप बार कहते हैं लेकिन उसको नापते हैं मिलीमीटर में, इसलिए उसको मिली बार कह देते हैं। तो अब 1 मिली बार अगर हम बोलें तो कुछ समझना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि कहीं वायुदाब 1 मिली बार है तो क्या मतलब, 10 मिली बार है तो क्या मतलब। हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है कि 10 मिली बार ज्यादा है, 1 मिली बार कम है, 100 मिली बार ज्यादा है, 40 मिली बार कम है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कहते कितना है। 1 किलो और 10 किलो ये तो कोई समझ पाएगा कि 10 किलो ज्यादा है, लेकिन पहले किलो किलो क्लियर हो तब तो 10 किलो समझें। 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम समझते हैं, 100 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन 1 किलोमीटर कितना होता है जब इसका आइडिया लगेगा तो 100 किलोमीटर कितना होता होगा अंदाजा लग जाएगा। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा शुरू करें। वायुदाब को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वायुदाब को, आज लग रहा है आपके मित्र ऑनलाइन ही हैं, गर्मी उर्मी से हो सकता ना आए हो। ठीक है, वायुदाब को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। देखो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बेटा, छोटी छोटी चीज भी आपको लिखाएंगे। उसे क्या कहते हैं बेटा? बैरोमीटर कहते हैं। क्लियर है? इसमें वायुदाब को मिलीमीटर में मापा जाता है। मिलीमीटर, एमएम, मिलीमीटर में मापा जाता है। क्लियर है बेटा? जिसे हम मिली बार कहते हैं या बार कह देते हैं, आप लिख करके दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा? अब थोड़ा सा बेटा इसको महसूस करिए कि आखिर 1 मिली बार अगर हम बोलें कि कहीं का वायुदाब 1 मिली बार है तो इसका क्या मतलब होता है, इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। बहुत सिंपल है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, जैसे लैंगल आपने पढ़ा, एरिया वही थी 1 वर्ग सेंटीमीटर, मिली बार में भी वही मापक है। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर यदि पवन 1 ग्राम का दबाव बना रही है तो इसको हम लोग 1 मिली बार कहें। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? धरातल के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक वर्ग बना लें, और उस पर अगर हवाएं 1 ग्राम का दबाव बना रही हैं, प्रेशर बना रही हैं, तो उसको ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग बोलेंगे 1 मिली बार। क्लियर हुआ? आया ना बोलिए बेटा। अब हम बोले 10 मिली बार, इसका क्या मतलब? 10 वर्ग सेंटीमीटर पर, अच्छा 10 वर्ग सेंटीमीटर पर अगर 10 ग्राम का भार लग रहा है तो यूनिट तो फिर एक ही ग्राम आ गया। अरे इतना थोड़ा सा, इतनी गणित थोड़ी तो हमें आती है कि अगर हम ये बोले कि 10 वर्ग सेंटीमीटर पे 10 ग्राम का भार लग रहा है तो 10 मिली बार कहलाएगा, तो प्रति स्क्वायर मिलीमीटर पे तो एक ही ग्राम का एवरेज आया ना। गलत। एक ही वर्ग सेंटीमीटर पर, एरिया नहीं बदलनी है, एक ही वर्ग सेंटीमीटर पर अगर 10 ग्राम का वजन लग रहा है, क्लियर बेटा? एरिया नहीं बदलनी है, भार बदल, एरिया वही रहेगी। एक ही वर्ग सेंटीमीटर पे यदि हमारे 10 ग्राम का वजन डाल रही है तो उसको 10 मिली बार कहें। 1000 मिली बार, एक ही वर्ग सेंटीमीटर पर
1 किलो का दबाव बना रही हो, यानी प्रेशर इतना है जैसे 1 किलो का वजन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 मिलीबार या 1 किलो मिलीबार। क्लियर है बेटा? ये तो दिमाग में आया ना बेटा। एरिया वही रहेगी, एरिया नहीं बदलेगी। एरिया बदल दोगे तो इकाई फिर वही आ जाएगी, कोई मतलब नहीं बनेगा। एरिया को नहीं चेंज करना। जैसे लैंगल में आपने देखा एरिया नहीं बदला, हमने क्या पढ़ा था लैंगल में, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर यदि प्रति सेकंड 1 कैलोरी का उष्मा की प्राप्ति हो रही तो 1 लैंगल कहते हैं। और हमने कहा कि पृथ्वी का सोलर कांस्टेंट 2 लैंगल है, दिखाया भी होगा। इसका क्या मतलब था, 1 ही वर्ग सेंटीमीटर पर प्रति सेकंड अगर 2 कैलोरी की उष्मा की प्राप्ति हो रही है, इसको 1 नहीं 2 लैंगल। बिल्कुल उसी से कोरिलेट करिए, बात बन जाएगी। लिखें, 1 मिलीबार का अभिप्राय, 1 मिलीबार का अर्थ, देखें, यदि धरातल के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, यदि धरातल के कितना बेटा, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायु 1 ग्राम का दबाव उत्पन्न कर रही हो, 1 ग्राम का दबाव उत्पन्न कर रही हो, तो इसे क्या हम लोग बोलेंगे बेटा, 1 मिलीबार कहेंगे। 1 ग्राम का दबाव उत्पन्न कर रही हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, 1 मिलीबार कहेंगे। ठीक है? तो 1 मिलीबार का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो अब 10 मिलीबार भी बता देंगे। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर अगर पवन 10 ग्राम का भार लगा रही है तो उसको 10 मिलीबार कहेंगे। 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 50 ग्राम का भार बना रही है, 50 मिलीबार। 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 100 ग्राम का दबाव बना रही है, 100 मिलीबार। 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 1000 ग्राम का दबाव बना रही है, यानी 1 किलो का दबाव बना रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1000 मिलीबार। हाँ, 1000 हो गया ना, अब मिलीबार बोल दो। मिलीबार मतलब ग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, बात खत्म हुई। अब ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो वायुदाब होता है धरातल पर वो सागर के तल पे होता है। यानी सबसे ज्यादा जो वायुदाब होता है किसी स्थान का, वो कहाँ होता है बेटा, सी लेवल पे होता है, सागर के तल पे होता है। और ये देखा जाता है कि सागर के तल पे अमूमन जो वायुदाब होता है 1000 मिलीबार के ऊपर ही होता है। जैसे अमूमन 1011, 1012, 1013 मिलीबार के आसपास सागर के तल पे वायुदाब होता है, क्योंकि वो सबसे ढाल वाले इलाके है ना। सागर धरती के सबसे ढाल वाले इलाके हैं, क्योंकि अगर वो सबसे ढाल वाले इलाके नहीं होते तो पानी वहां जाके क्यों इकट्ठा होता। पानी कहाँ इकट्ठा होता है, आपके घर के आसपास अगर पानी ज्यादा बरस जाए, गिर जाए, तो सारा पानी कहाँ जाके इकट्ठा होगा, जो ढाल वाले इलाके होंगे, बह बह के अल्टीमेटली वहीं जाके रुकेगा। तालाब पोखरों में जाके रुकता है क्योंकि सबसे ढाल वाले इलाके। क्लियर है बेटा? तो धरती के सबसे ढाल वाले इलाके हैं जहां पे सारा पानी जा जाके इकट्ठा हुआ है, जिसे हम लोग सागर कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो सबसे ढाल वाले इलाके हैं, तो डेफिनेटली पानी के अंदर तो घुसना नहीं है, पानी की सतह पे ही आप जाओगे, तो पानी की सतह पे जो वायुदाब होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। अब वहां से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वायुदाब बढ़ेगा कि घटेगा, सोच के बताइए। है घटेगा, क्यों, वायु नीचे छोड़ रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हो तो कुछ वायुदाब नीचे छूट रही है। अब उसके ऊपर जो हवा होगी वही ना दबाव बनाएगी, नीचे वाली नीचे दबाव बनाए, हमारे ऊपर काहे बनाओगे भाई। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम सागर के तल पे हैं तो जितने ऊपर की हवा होगी, ऐसे समझो, जैसे मान लो ये है सागर का तल,
अब यहां अगर आप हैं तो ऊपर की जितनी हवा है वो सारी दबाव बनाएगी, लेकिन अगर हम यहां चले आए, यानी कुछ ऊंचाई पे चले आए, और यहाँ पे अब दबाव तो यही हवा बनाएगी ना, नीचे वाली तो नीचे दबाव बनाएगी ना, वो हमारे ऊपर कहाँ दबाव बनाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है, घटता जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि सागर के तल पे जो वायुदाब है वो तो बहुत बढ़िया वायुदाब होता है, पर्वतों पे जब हम जाते हैं तो वायुदाब बहुत तेजी से घटना शुरू होता है। इसलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग जाते हैं उनको सांस वांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। कभी एरोप्लेन की यात्रा करें तो आपको बताया जाता है कि अपना पेन वेन पॉकेट से निकाल लीजिए। कुछ लोग बड़ा नहीं अच्छे से तैयार वैयार होकर के हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, सूट वूट पहन के और एक आध पेन वेन लगा होगा के। आजकल तो बच्चे बड़े फॉर्मल हैं, वो शर्ट पहन के और स्लीपर पहन के हवाई चप्पल पहन के यात्रा करते हैं। रफ टफ वाला कल्चर है आजकल। लेकिन कुछ लोग हैं पुराने जमाने के, वो टाई वाई बिना लगाए हवाई जहाज की यात्रा तो करेंगे नहीं। एक आठों पेन में, पेन आपकी तबाही मचा देगा हवाई जहाज, क्योंकि और कुछ हो ना हो पेन की पूरी स्याही निकल जाएगी बाहर, और अच्छा भला सूट आपका हो जाएगा तबाह, वो इंक बाहर निकल ही जाएगी। कहते हैं पर्वतारोहियों के नाकों से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है। क्यों? हाँ कारण तो है, लेकिन कारण कैसे जुड़ा है ये थोड़ा जोड़ के दिखाइए। इतने तो समझदार हम लोग वही है कि कारण तो वायुदाब का ही होगा, लेकिन वायुदाब कैसे इफेक्ट कर देता है ये सब। अभी हम इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा परेशान करके ही आगे बढ़ेंगे आपको, है ना। परेशान नहीं कर रहे बेटा, ये सब आपसे पूछा जाता है और इस सब पे आप सतर्क रहें। पेन में स्याही जो भरी गई थी वो हवाई जहाज में तो भरी नहीं गई थी, जहाज में भरा था। पेन में इंक जो भरी गई होगी नीचे भरी गई होगी, और वो इंक भरी होगी इस प्रेशर पे, जो यहाँ का प्रेशर है। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो अंदर का प्रेशर तो ज्यादा रहता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि सारी इंक बाहर निकल के प्रेशर बराबर करने लगेगी, खेल खराब हो जाएगा। यही हाल पर्वतारोही के साथ होता है कि प्रेशर कम होने के कारण ब्लड का प्रेशर अपना है, और ऊपर जैसे बाहर का प्रेशर जब कम हो जाता है तो कैपिलरीज हमारी फटने लगती है, ब्लास्ट करने लगती है, वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, वहां से खून बहने लगता है। क्लियर है? थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे फिर हम आगे आ रहे हैं। मानी ये बात तो तय हो गई। अगर वायुदाब का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, वर्टिकल माने लंबवत, तो ये तय हो गया कि ऊंचाई की ओर बढ़ने पे वायुदाब क्रमशः घटता है। घटने का स्पष्ट रेट भी है क्षोभ मंडल में, प्रत्येक 10 मीटर पे 1 मिलीबार की दर से वायुदाब घटता है। यानी धरातल से आप जैसे 10 मीटर ऊपर गए 1 मिलीबार वायुदाब कम होगा, वहां से फिर 10 मीटर गए फिर 1 तो हर 10 मीटर पे आपका 1 मिलीबार की दर से वायुदाब घटने लगता है। क्लियर है बेटा? तो पहले इसको लिख लीजिए, एक हेडिंग बनाइए, वायुदाब का लंबवत वितरण। वायुदाब का क्या बेटा? लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखें, सर्वाधिक वायुदाब सागर के तल पर देखा जाता है। एक रफ आइडिया दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। सर्वाधिक वायुदाब कहां बेटा? सागर के तल पे देखा जाता है। क्लियर है बेटा? यहां वायुदाब सामान्यतः 1000 मिलीबार से अधिक होता है। एक 1000 मिलीबार से अधिक होता है। 1000 1000 मिलीबार से माने अधिक का मतलब उसी के आसपास रहता है। क्लियर है बेटा? देखें, ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायुदाब में क्रमशः
ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायु दाब में क्रमशः कमी आती है। ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायु दाब में क्रमशः क्या होती है बेटा? कमी आती है। सॉरी बेटा, हाँ, क्रमशः कमी आती है। लिखें, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री में कह रहा हूं, 1 मिलीबार की दर से प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से वायु दाब में कमी आती है। क्लियर हुआ बेटा? यही कारण है कि ऊंचे पर्वतों पर वायु दाब कम होता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वतों पर वायु दाब क्या होता है बेटा? कम होता है। अब देखो, कंपटीशन है ना बेटा, यहां बहुत बवाल है। और बार बार हम आपसे कहते हैं कि एग्जामिनर जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताएं, वो आपके साथ रहमदिल होते हैं, आपके साथ मुरव्वत करते हैं, बिल्कुल। और आपको तबाह करने पे तुल जाए ना, तो एक जवाब नहीं दे पाएंगे आप। सिविल सर्विसेज में थोड़ा तबाह करने का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, इसीलिए दुर्गति होती है आपकी। यूपी पीसीएस में आपको पूरी तरह से तबाह नहीं करना चाहते, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं आप नहीं दे पाएंगे बेटा। एग्जामिनर अगर मन बना ले कि आपको उत्तर नहीं देने देंगे तो नहीं दे पाएंगे आप। बहुत कुछ पूछने के लिए है ना बेटा। अब जैसे यही से ध्यान से सुनो, भारत के कुछ शहरों का नाम ले दे और कहे कहां वायदा अधिक होगा, बता देंगे आप? अरे बता पाएंगे आप? अब इसके बताने के पीछे क्या अवधारणा होगी? अब दो चीजें आपको पता हो कि हर शहर के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अगर आपको यह आइडिया होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो आपको प्यार से कुछ कहलवा लेगा कि बेटा थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का प्रयोग करो तो उत्तर बता सकते हो। अब वो आपसे पूछेगा निम्न में से किस शहर का वायदा कम होगा। अब वो आपको विकल्प देगा, दिल्ली, बैंगलोर, पौंडीचेरी, मसूरी। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ये पढ़ाई का क्वेश्चन नहीं है, ये अवधारणाओं का प्रश्न है। अब हमको ढंग से पता है कि मसूरी ऊंचाई पर है, मसूरी मध्य हिमालय में है। तार ठोंक के बता देंगे कि वायदाब सबसे कम मसूरी का होगा। आप कहेंगे सर हर शहर का बता देंगे हम? नहीं, हर शहर का वो पूछेगा भी नहीं। एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, वो आपसे कुछ ऐसा पूछेगा कि कॉमन सेंस से आप उसको बता सकें। अब वो पूछेगा कि निम्न में से किस शहर में वायदाब सबसे अधिक होगा। जरा देखो विकल्प क्या होगा। कुल्लू, मनाली, शिमला, चेन्नई। अरे तो इतना तो कॉमन सेंस सही है, हम बताई दें। अब कुछ बच्चे उलझ जाते हैं, यार हम तो पढ़े ही नहीं कौन सा शहर सागर से कितनी ऊंचाई। उसको पढ़ने की जरूरत थी, कॉमन सेंस की जरूरत थी। बेंगलुरु मैंने बेंगलोर, तो आजकल बेंगलोर को बेंगलुरु कहते हैं, तो कोई दूसरा सर नहीं समझ रहे थे। हाँ, नहीं विकल्प उनको देना, वो जो दे दें। मद्रास अलग है, बेंगलुरु अलग है। मैंने क्या था आपके दिमाग में, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। विकल्प मुझे देना था ना, तो हम मद्रास में देखे बेंगलुरु दिए होते, बेंगलुरु ने देखे मैंगलोर दिए होते, मैंगलोर ने देखे तिरुवनंतपुरम दिए होते। वो तो हमारा मन, लेकिन हम जो भी देते उत्तर वही होता, क्योंकि तीन तो क्लियर है कि भाई शिमला दे दिया, मसूरी दे दिया और कुल्लू मनाली दे दिया, या कुल्लू दे दिया खाली, तो डेफिनेटली हम समझ, या नैनीताल दे दिया, तो इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस सही है, या अरावली दे दिया,
या आपको दे दे माउंट आबू दे दे विकल्प में, तो इतना तो हम लोगों को भूगोल के विद्यार्थी हैं पता ही है कि ये ऊंचे वाले इलाके हैं। तो ऊंचे वाले इलाके का वायदाब हमेशा कम रहेगा और नीचे वाले इलाके का वायदाब ज्यादा होगा। उन विकल्पों से कॉमन सेंस से ढूंढना है। अब ऐसा विकल्प नहीं होगा कि बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद और इस तरह की चीजों पर। ए अखिलेश, इधर आओ, देखो कॉल आ रही है। इसको फ्लाइट मोड पे करो बेटा। अरे बड़ी बड़ी तकलीफ है बेटा। क्लियर हो? क्वेश्चन आजकल क्या, वो तथ्यात्मक नहीं हो रहा है, क्वेश्चन अवधारणात्मक पूछे। ऐसे प्रश्न का उत्तर कोई माइकलाल किताब से पढ़ के जान नहीं पाएगा। ऐसे प्रश्न का उत्तर हम लोग कहां से देंगे बेटा? विकल्पों से, कॉमन सेंस से। अरे वाईफाई ऑन कर दो भैया, जैसे आप उसको ऑन करोगे ना वाईफाई बंद हो जाएगा। इतने दिन से काम करो यार, तुमको समझ में नहीं आया। चलो ठीक, अब ठीक है बेटा। देखो चलिए, फ्लाइट मोड करते हैं ना तो वाईफाई भी बंद हो जाता है, फिर उसे चालू करना पड़ता है। सब 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 कहानी खत्म, दैट्स ऑल। चलिए बेटा, ये क्लियर हुआ। देखो ज्यादा पढ़ने के फिराक में मत पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे जो आप पढ़े हो और आपको वहीं शहीद करेंगे, तो आप उसको महसूस करिए। एक छोटी सी लाइन और यहां से इतने भयानक क्वेश्चन बनाएंगे वो। अब बच्चा बड़ा टेंशन में आ गया कि अब सर एक काम करें कि पढ़ते समय हमेशा ये देखा करें कि किस शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ये लिटरली संभव है? पागल हो जाएंगे हम। एग्जामिनर उम्मीद भी नहीं कर रहा है आपसे, बस वो उम्मीद कर रहा है कि ब्रॉडर सेंस में चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो उत्तर आपके पास होगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और पूछते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी क्लास में कहीं मैंने पढ़ा पढ़ा आपने भी पढ़ा होगा कि पहाड़ों पे खाना और मैदानों पे खाने में कुछ तुलनात्मक क्वेश्चन कभी बचपन में पूछा गया था कि अगर पहाड़ों पे खाना बनाया जाए और मैदानों में खाना बनाया जाए तो खाना कहाँ जल्दी पकता है? पहाड़ों पे? नहीं मुझे नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं। मुझे पता होता तो काहे पूछते। हाँ चालाक तो है ये, कुछ एक उधर बोल रहे थे एक इधर बोलो, इसमें तो महारत हासिल है ही है। हम पूछ देंगे अभी क्यों, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैदानों में खाना जल्दी पकेगा पहाड़ों की तुलना में, क्यों? अच्छा, दाब से खाना पकने से कोई रिश्ता है? नहीं नहीं, पहाड़ों पे क्या होता है वो छोड़ दीजिए, पहले जहां जो हो रहा है वो हमको बता दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वायु दाब से बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि साइंस भी मुझे आता है थोड़ा सा, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ। बोले बढ़ता है। हाँ एकदम समझ रहे हैं बेटा, आप जो बोल रहे हैं एकदम समझ रहे हैं, बस बोलते रहिए, हिचकिए मत। जब आप हिचकने लगते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वायुदाब और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सीधा संबंध है। मतलब वायुदाब अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से खाना पकने से कोई रिश्ता है क्या? जरूर होगा, जरूर होगा, तभी तो गड़बड़ हो रहा है।
थोड़ा सा हम आपको साइंस के इस विषय पे 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर आते हैं भूगोल पे। जैसे नॉर्मली हम पानी को बॉयल करें, बर्नर पे रख के और एक खुले बर्तन में लेके पानी को हम लोग गर्म करें, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक नॉर्मल जो वायुदाब है वो यहाँ तो वो रहता नहीं, सागर का तल वाला तो बिल्कुल नहीं रहता, थोड़ा सा अलग तो रहता ही है, लेकिन हम ऑब्वियसली मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। यानी जब बर्नर पे पानी रख देते हैं तो पानी का टेम्परेचर धीरे 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 रेज होता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। क्लियर? अब बर्नर को तेज करिए, फुल फ्लेम पे करिए, पानी का टेम्परेचर किसी हालत में नहीं बढ़ेगा। अब बर्नर को चाहे जितना तेज करिए, चाहे जितना देर तक पानी बर्नर पे रखे रहिए, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, एक काम जरूर हो जाएगा, वाष्पीकरण तेज हो जाएगा, लेकिन वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि उस पानी के अंदर अगर आप कोई चीज रखे हो तो पानी भी उतना ही गर्म होगा। अगर पानी 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होल्ड नहीं कर सकता तो डेफिनेटली पानी के अंदर की चीज भी 100 डिग्री पे ही गर्म होगी। अब हम ये कैसे कर सकते हैं कि पानी के टेम्परेचर को 150 डिग्री कर दें? यानी हम चाहें कि पानी के टेम्परेचर को 150 पौने 200 डिग्री सेल्सियस कर दें, क्योंकि जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर जो अनाज वगैरह आपने रखा है वो भी तेजी से पकेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो खाना तेज पकेगा, क्योंकि पानी टेम्परेचर ज्यादा होल्ड करेगा। वो कैसे करेगा? वायुदाब बढ़ा देंगे आप, वायुदाब बढ़ाएंगे, उबलना रुक जाएगा। क्लियर है? अब फिर वो पानी टेम्परेचर सस्टेन करेगा, फिर वो टेम्परेचर लेने लगेगा। हो सकता है इस बार 140 डिग्री पे जाके उस बैरियर को तोड़ दे, उस प्रेशर के बैरियर को तोड़े और फिर उबलना शुरू हो जाए। बोल नहीं रहे हैं? और आप फिर एक्सपेरिमेंट करिए, प्रेशर फिर बढ़ाइए, फिर पानी को उबलना बंद होगा। बोल नहीं रहे हैं? अब हो सकता है पानी 180 पे जाके उबले, उबलेगा तो जरूर, वो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक लेवल पे जाएगा जहां से बॉयल ऑफ करेगा। अब मान लो 180 डिग्री टेम्परेचर पानी के अंदर का हो गया, उस पानी को छू के देखिए, आनंद आएगा आपको। छूते ही उंगली का उतना हिस्सा का स्किन उसकी उसी पानी में रह जाएगी आपकी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है। यही खेल कुकर खेलता है, कुकर यही गेम खेलता है। पहले नॉर्मल उबलता है, फिर उस प्रेशर को होल्ड कर लेता है, फिर उसी प्रेशर से प्रेशर बना लेता है, उसी वेपर से, गैस से वो प्रेशर बनाता है, उबलना रोकता है। फिर पानी के अंदर का टेम्परेचर रेज होता है, फिर वो उबलता है, फिर वो स्टीम बनाता है, फिर स्टीम को रोकता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, और एक लेवल के बाद जब स्टीम बन जाती है तो उसको वो नहीं रोक पाता, विसल से बाहर निकल जाती है और खाना बन गया है, तैयार हो गया। क्लियर है? अब जरा आइए पहाड़ों पे, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। खाना बनना छोड़ो, अब हम पानी उबलने की बात करेंगे। पहाड़ों पे पानी जल्दी उबलता है कि मैदानों में? हाँ, तो ध्यान रखना, पानी जल्दी पहाड़ों पे बनता है। और कुछ बच्चे इतने शातिर होते हैं कि तुरंत इसका खाना बनने से कोरिलेट करते हैं कि जहां जल्दी उबलेगा वहीं खाना तेज पकेगा। बिल्कुल नहीं, उल्टी प्रक्रिया है। जहां पानी जल्दी बॉयल ऑफ करेगा वहां खाना देर से पकेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुदाब घटेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से अब नीचे आने लगेगा। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने लगेगा। संभव ये भी है कि 60 डिग्री पे उबलने लगे, और 60 डिग्री पे अगर पानी उबलने लगेगा तो खाना कौन सा पकेगा उसमें? वो तो फिर वही हाल हो जाएगा जैसे रात भर के लिए चना भिगो दिए हो पानी में है ना? वही 35-40 डिग्री, आजकल तो उतना टेम्परेचर ही है। ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? तो कुल मिला जुला के एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुदाब रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने की दर एकदम लगभग निर्धारित है कि प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पे 1 मिली बार की दर से वायुदाब घटता है, और दैट्स वाई ऊंचाई की ओर वायुदाब जरूर कम हो जाता है। क्लियर है बेटा? ये हो गया। तो क्षैतिज लंबवत वितरण क्लियर हुआ, वायुदाब का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ क्या बेटा?
कि ऊंचाई की ओर बढ़ने पे वायुदाब घटेगा, और घटने की दर आपको मैंने लिखा दिया, पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया है। अब हेडिंग बनाइए, वायुदाब का क्षैतिज वितरण। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल। तो कुछ मैं पूछूंगा बेटा, रिस्पॉन्स करिएगा। जैसे धरती पर हम चले, टहले, घूमे, ऊपर नहीं जाना है, धरातल पर ही चलते रहना है। तो धरातल पर अगर हम चले तो क्या हर जगह वायुदाब एक जैसा होना चाहिए? क्योंकि धरातल के ऊपर की वायु जो है वही दबाव बनाती है। बोल नहीं रहे हैं। वायुदाब क्या है? धरातल के ऊपर की वायु। तो अगर हम धरती पे चलना फिरना शुरू करें तो हर जगह वायुदाब एक बराबर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होगा, ये जरा बात कर लीजिए। बोलिए, सोचिए, कोई घबराने क्या जरूरत है, मैं तो है ही हूं आपके सामने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बेटा, जरा इसको समझिए। जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, ये इक्वेटोर है, दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पे जाके चेक करें तो हर जगह वायुदाब एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब जब वायुदाब क्या है? धरातल के ऊपर की वायु जो धरातल पे दबाव बनाती है। ये तो पहले ही पढ़ लिया आपने। तो हर जगह वायुदाब एक बराबर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, थोड़ा इस पे बात कर ले। तो क्या आपका कहना है बेटा? होना चाहिए अलग अलग। अच्छा, होना चाहिए सेम, लेकिन सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। वेरी गुड। आप बेटा ये जो कह रहे हैं वो सही है? थोड़ा एक कदम आप लोगों से आगे बढ़े हमारे मित्र, तो उन्होंने कारण भी बता दिया। नहीं, पहला कारण तो ये है बेटा कि पृथ्वी की जो बनावट है, संरचना है, वो सिमेट्रिक नहीं है। यानी पृथ्वी एकदम स्फेरिकल नहीं है, स्मूथ नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं सागर है, कहीं नदी है। तो ये जो हमारा सरफेस हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं स्मूथ, डायग्राम में आप देख रहे हो स्मूथ दिख रहा है सरफेस। धरती का सरफेस स्मूथ थोड़ा ही है, ऐसा है ना बेटा। अब हम ऐसे इसे बनाए, धरती तो बनाते ही रह जाए महीनों। तो डायग्राम में तो हम स्मूथ दिखा देते हैं, लेकिन ये जो सरफेस हमारा है वो शीशा जैसा है, आरी के दांत जैसा है, वो स्मूथ नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें ढाल वाले इलाके में अगर आप गए तो वायुदाब बढ़ जाएगा। देख लो। अरे भाई, यहां अगर वायुदाब नापोगे तो यहाँ की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पे आप चले गए। तो इसका फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी एक सिमेट्रिक तो है नहीं, तो हर जगह वायुदाब एक जैसा होगा नहीं, एक फैक्टर। दूसरा, वायुदाब को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ताप। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जहां ताप अधिक होता है वहां वायु गर्म होती है। बोल नहीं रहे। वायु गर्म होगी तो फैलेगी, फैलेगी तो उसका घनत्व घटेगा, और घनत्व घटने के बाद वायु ऊपर की ओर उठेगी, और वही वायु जो हमारे ऊपर दबाव बना रही है वो अगर ऊपर जाने लगेगी तो डेफिनेटली वायुदाब बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना कुछ बोलेंगे? हवाएं ही तो दबाव बना रही हैं भैया। हवा स्थिर रहे तो अलग वायुदाब होगा, हवा ऊपर जाने लगे तो अलग वायुदाब होगा, हवा ऊपर से नीचे उतरने लगे तो अलग वायुदाब होगा। बोल नहीं रहे। तो क्या पवन स्थिर रहते हैं हर जगह? नहीं रहते। तो स्थिर नहीं रहते तो ये भी एक फैक्टर है। और पवन स्थिर क्यों नहीं रहते? क्योंकि सूर्य ताप इनको बाध्य करता है कि थोड़ा चलते फिरते रहो, रुको मत एक जगह। बोल नहीं रहे। तो हवाएं गर्म होकर जब ऊपर की ओर उठेंगी तो एकदम जो ऑब्वियस सी बात है, उस स्थान पे हमारे सर पे जो दबाव है वो कम महसूस होगा। और हवाएं अगर ऊपर से नीचे उतर रही होंगी तो जहां भी हम रहेंगे वहां हमको वायुदाब ज्यादा महसूस होगा। और महसूस नहीं होगा, होगा भी वायुदाब ज्यादा।
पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वायुदाब को सूर्य ताप भी निर्धारित कर रहा होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि सूर्य ताप आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, इसीलिए हमने सूर्य ताप पहले पढ़ा दिया ताकि कोई बड़ा झंझट ना हो। मोटा मोटा आपको पता है कि विषुवत रेखा के आसपास तापमान ज्यादा होता है, और मोटा मोटा आपको पता है कि ध्रुवों पे तापमान कम होता है। कहानी साफ दिख रही है, विषुवत रेखा के आसपास वायुदाब कम होता है, होना चाहिए। बोल रहे हैं, बोले बेटा। मैंने अभी बोला कि अगर सारे फैक्टर को किनारे कर दो तो एक फैक्टर है जो सूर्य ताप है, वो वायुदाब को निर्धारित करेगा। जहां सूर्य ताप अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, और जहां सूर्य ताप कम होगा वहां वायुदाब अधिक होगा। जहां सूर्य ताप कम होगा हमारी ठंडी होंगी, भारी होंगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, नीचे को उतरेंगी, वायुदाब बढ़ा देगी। हाँ या ना? तो एक बात तो दिमाग में आ ही रही है कि वायुदाब हर जगह एक बराबर नहीं होगा, क्योंकि बड़े ढेर सारे फैक्टर हैं जो इसको निर्धारित करेंगे। एक तो पृथ्वी की बनावट, अभी मैंने बोला, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अंतर आता है। दूसरा कि सूर्य ताप बहुत जबरदस्त ढंग से पृथ्वी के वायुदाब को निर्धारित करता है, बहुत जबरदस्त ढंग से। जहां पे गर्मी अधिक होगी, जहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, डेफिनेटली वहां वायुदाब बढ़ जाएगा, और जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां वायुदाब बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे नीचे की ओर उतर जाएगी। क्लियर है बेटा? अब ये देखते हैं ये जो वायुदाब है वो कौन निर्धारित कर रहा है बेटा। अभी मोटा मोटा समझना है, क्योंकि अभी बवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बवाल है। एक्चुअली बवाल ये है ना कि धरती को गुस्सा आ गया। कहा एक बता रहा है कि धरती की बनावट, और एक बता रहा है सूर्य, और धरती ने कहा कि मेरी है धरती, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। धरती ने कहा मेरा भी मतलब है। वो आगे हम आपको बताएंगे, मेरा मतलब तो इतना बड़ा है ना कि आपकी बुद्धि गुम हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं बेटा। ठीक है, थोड़ा एक मोटा मोटा रफ आइडिया लो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लिखें, पृथ्वी की क्षैतिज संरचना एक समान नहीं होती। पृथ्वी की क्षैतिज संरचना एक समान नहीं होती। क्षैतिज माने हॉरिजेंटल। अब आपको हिंदी भी ना आए और आपको अंग्रेजी भी ना आए, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास कोई तीसरा तरीका नहीं है। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, अगर आपको दोनों भाषा नहीं आएगी तो मुसीबत होगी। ठीक है, मिलजुल के काम चलाते हैं। जहाँ हिंदी में गड़बड़ी होगी वहाँ अंग्रेजी में, जहाँ अंग्रेजी से गड़बड़ी होगी वहाँ हिंदी में काम चलाएंगे। समझना है बेटा, भाव आना है, भाषा नहीं आनी है। क्लियर है? देखो, मानव का जो कम्युनिकेशन है ना वो भाषाओं का मोहताज कभी नहीं रहा। इसलिए हम लोग का बेसिक जो कम्युनिकेशन है मनुष्यों के बीच में, वो भाषाओं से एकदम परे है। ये भाषा तो हम लोग की बदमाशी है जो हम लोगों ने विकसित किया। बाकी एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम धरती पे आए थे तो ऊपर वाले ने कुछ बेसिक लैंग्वेज हमको दिया और कहा कि ये भाषा और किसी सीमा का मोहताज नहीं होगा। कुत्ता बोलता नहीं है, बाकी हम समझ जाते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कम्युनिकेट कर लेता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और वो बॉडी लैंग्वेज सौभाग्य से हम लोग भी समझते हैं। कुत्तों की तो हम समझ ही लेते हैं, शेर वेर का भले न समझ पाए, क्योंकि जब दुम वुम हिलाने लगे, टेढ़ा मेढ़ा होने लगे, तो समझ लो खुश है, हमला नहीं करेगा। और जब हमलावर होने के मूड में आता है तो भी समझ में आ जाता है। उसकी आंखों को देखने का तरीका, दांत वांत दिखाएगा तो समझ में आ जाता है उसकी बॉडी। बोलता नहीं है। ऐसे ही मनुष्यों की कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, जो भाषाओं की मोहताज नहीं है। हंसना भाषाओं का मोहताज नहीं है। हम पूरी धरती पे कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, उसके हंसने के ढंग से पहचान लगी कि आदमी खुश है। और रोने की भी कोई भाषा नहीं होती। मैंने सुना अंग्रेजी में रोते हैं, ऐसा है क्या? ना ना बेटा, रोना भाषाओं का मोहताज नहीं है। रोता हुआ आदमी किसी को महसूस हो जाए कि आदमी दुखी है, रो रहा है ना? बाकी कम्युनिकेशन भाषाओं की मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि माइन्यूट कम्युनिकेशन जो करना होता है, सूक्ष्म संवाद जो करना होता है, वो भाषाओं के अधीन है। भाषाओं से हम सूक्ष्म संवाद कर लेते हैं। अपने मन की बात आपको बतानी है तो बॉडी लैंग्वेज से हम बता सकते हैं कि हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं,
चेहरे पे तनाव नहीं है, वो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं वो आपको बोलना पड़ेगा, और ऐसी भाषा में बोलना पड़ेगा कि सामने वाला उस भाषा को समझता हो। फिर वो आपकी भाषा को सुनेगा, उस भाषा को सुन के डिकोड करेगा, फिर वह महसूस करेगा आपकी भावना को। तो हम शब्दों के माध्यम से क्या भेजते हैं? भावनाओं को भेजते हैं। सामने वाला शब्द सुनता है और उन शब्दों को सुन के भावनाओं में महसूस कर लेता है। ठीक है, तो अभी आते हैं गूगल पे कुछ प्रैक्टिकल करने का बराबर में करें। हम कुछ शब्द बोलेंगे, आप मुझे ये बताइएगा आपने महसूस किया कुछ? अरे मत लिखो भाई, थोड़ा सुन लो। जैसे हमने कहा पर्वत, शब्द सुनाई दिया, कुछ महसूस हुआ? अरे कुछ पिक्चर उक्चर वीडियो कुछ दिखा? हाँ, ये हम लोगों की खासियत है, हम लोग को वीडियो दिख जाता है, ऑडियो दिख जाता है, पिक्चर दिख जाता है। जैसे हमने कहा पर्वत, आपको कुछ महसूस हो गया, ये आपकी व्यक्तिगत अनुभूति है। यह कोई जरूरी नहीं कि हिमालय दिखा हो, लेकिन आपको कुछ पहाड़ टाइप की संरचना, नदी कुछ दिखा, समुद्र दिखा, शेर दिखा? अरे बोलते चलिए, महसूस हुआ ना? क्वाटरमी टाटरबोरस सुनाई दिया? फिर से बोले, क्वाटरमी टाटरबोरस सुनाई दिया? महसूस हुआ? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, कम्युनिकेशन टूट गया। ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इसी को कहते हैं। मेरे मन में कोई भावना थी, उस भावना को मैंने शब्दों में बांधा, उस शब्द को आप तक भेजा, आपने शब्द सुन लिया, अब उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, यानी उसको भावनाओं में बदल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही भाषाएं फिर बैरियर बनती हैं। सामने वाला अगर आपकी भाषा को नहीं समझ पाएगा तो आपकी भावना भी महसूस कर पाएगा। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, अभी जो मैंने बोला। दुर्भाग्य से आपको ग्रीक नहीं आती थी, इसलिए आप डिकोड नहीं कर पाए। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माटो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है। जैसे हमने लिखा है सा विद्या या विमुक्त है, मोनोग्राम में आपने देखा होगा नीचे लिखा है। ये भी एक ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद का एक उक्ति है, इसका मतलब विद्या वही जो आपको मुक्ति प्रदान कर दे। तो हम लोग मुक्ति वाली विद्या देते हैं, है ना, विद्यार्थी जीवन से मुक्त हो जाए आप। क्वाटरमी टाटरबोरस जो हमने बोला, ये आप सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, बस एक ही परेशानी हो रही है कि आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो इलाहाबाद का ये मोटो है, और इसका मतलब ये है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, जिसका यही अर्थ है। एक्चुअली में आपने कभी देखा होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मोटो के बीच में बरगद का पेड़ बना है, बीच में देखना कभी तो बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ में कहा जाता है कि इसकी जो शाखाएं होती हैं, आज नहीं तो कल वो पेड़ बन जाती हैं, खुद ही एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है कि मेरे हर बच्चे यूनिवर्सिटी हैं, मेरा एक एक बच्चा खुद विश्वविद्यालय बन जाएगा, एक दिन बन ही जाते हैं। क्लियर है बेटा? कितना प्यारा सा मामला, सब गड़बड़ कर दिया आपने भाषा के चक्कर में। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी अंडरस्टूड, संचार को समझा जाए। इसीलिए आपसे जो हम बात करते हैं, एक टीचर जो भी आपसे बात करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल वही काम आती है, वो अपनी बात को कितनी खूबसूरती से आप तक पहुंचा पाता है। अगर वो बहुत सुंदरता से अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाया तो वे मतलब है सब कुछ, है ना बेटा? और इसीलिए प्रयास होता रहता है पढ़ाते समय कि अपनी बात को आप तक पहुंचाया जाए। तो क्षैतिज वितरण का मतलब, अब क्षैतिज माने ना समझ में आए, हॉरिजॉन्टल माने ना समझ में आए, तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। क्षैतिज माने धरातल के समानांतर, है ना बेटा? तो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण होता है वो एक समान नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके दो सबसे बड़े कारण हैं, कारण और भी हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। दो सबसे बड़े कारण हैं कि धरातल की जो क्षैतिज बनावट है वो एक समान नहीं है, और दूसरा कि धरातल पर सूर्य ताप जो है वो एक बराबर हर जगह नहीं मिलता, और सूर्य ताप वायुदाब को निर्धारित करता है। तो दूसरा, पहला लिख लिया बेटा? लेकिन पहला कारण क्या है बेटा? पृथ्वी की क्षैतिज संरचना एक समान नहीं है। लिखो बेटा, क्षैतिज वितरण हेडिंग बना लिया है ना? तो क्षैतिज वितरण एक समान क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं।
देखिए गड़बड़ी हमसे कहाँ हो रही है वो समझें, लिखाना भी है समझाना भी है, तो कहाँ हम रोके हैं ये कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो आप उसको अगर बताएंगे तो फिर हम वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने एक हेडिंग बनाया है कि वायदा आपका क्षैतिज वितरण, तभी उसमें कुछ लिखा था। क्या लिखा था? नहीं होती। एक फैक्टर आपने लिख लिया, अस्पष्ट उसी में आगे जोड़िए, अस्पष्ट है वायु दाब एक समान नहीं होगा। ये तो पहला फैक्टर हो गया बेटा। दूसरा फैक्टर, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे सूर्य ताप एक समान नहीं होता। सूर्य ताप एक समान नहीं होता। क्लियर है बेटा? सूर्य ताप की प्राप्ति तथा वायुदाब के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। सूर्य ताप तथा वायुदाब की प्राप्ति के मध्य कैसा बेटा? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा संबंध होता है। मतलब मतलब समझाओ ठेठ भाषा में। हाँ, जहां सूर्यताप ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा, और जहां सूर्यताप कम होगा वहां वायुदाब अधिक होगा। ये एक कॉमन सा आइडिया अपने दिमाग में रखिए, और ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, बड़ी गहराई में उतरना है। अभी तो क ख ग घ मैंने शुरू किया है, अभी हम वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य के बाद हम फिर आपको पहले शब्द बनाना सीखेंगे, फिर वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर भाव समझेंगे। लड़ाई बड़ी है। तो अभी हम आपको एबीसीडी सिखा रहे हैं, पहले ये क्लियर हो जाए, फिर शब्द बनाएंगे, शब्द बनाना सीख लेंगे तो फिर वाक्य बनाएंगे, पूरी कहानी लिख डालेंगे। क्लियर है बेटा? ये तय हो गया। अब आगे बढ़िए, एक हेडिंग बनाइए, पवन। बेसिक चीजों को पहले क्लियर किया जाए बेटा। पवन, विंड, वायु के क्षैतिज संचार को, वायु के क्षैतिज, क्षैतिज माने हॉरिजेंटल, वायु के क्षैतिज संचार को पवन कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है पवन की। वायु के क्षैतिज संचार को पवन कहते हैं, इसके अलावा कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है विंड की। यानी वायु का जो क्षैतिज संचार होने लगे तभी उसको पवन कहेंगे। अब एक बात तो तय है कि वर्टिकल भी हो सकता है। अरे भाई, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी हवा आ सकती है, वायु आ सकती है, क्या इसे पवन कहेंगे? जल्दी से बोलिए। नहीं, प्रेशर उसके कारण से होगा, वो नहीं प्रेशर है। हवा ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, उसकी वजह से प्रेशर में फर्क पड़ेगा, इससे तो मैं सहमत हूं। और प्रेशर का फर्क तो ऐसे भी पड़ता है। अगर ये सब गलतफहमी है दिमाग में तो अभी ठीक किया जाए। क्षैतिज संचार से भी प्रेशर का फर्क पड़ता है। रुको रुको, पहले सब ठीक करना पड़ेगा। पहला ध्यान से सुनो, क्षैतिज संचार को पवन कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लंबवत संचार को वायु धारा कहते हैं, एयर स्ट्रीम कहा जाता है, उसे पवन नहीं कहा जाता। लिख लो, पहले इसको क्लियर करो, फिर हम वायुदाब से कोरिलेट करके बताते हैं। हाँ, वायु के लंबवत संचार को, लंबवत मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, को वायु धारा, इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा शब्द को। इंग्लिश में इसको कहते हैं एयर स्ट्रीम।
कहते हैं। ठीक है, अब आइए भैया, वो सब जो छोटी मोटी परेशानी है पहले उसको क्लियर कर। अभी मैंने ये चक्रवात आया था ना, आया था क्या, अभी तो चल ही रहा है। तो मैंने ये सुना था वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वगैरह के लोग वहाँ हैं, नेवी है, आर्मी है, सब वहाँ डिप्लॉयड है। तो मैंने सुना कि वहाँ लोगों से ये कहा गया कि बहुत जोर की जब आंधी चले, हवा बहुत तेज चलने लगती है, साइक्लोन में हवाएं तेज होने लगती है। और यहाँ गांव देहात में हम लोगों के यहाँ भी आंधी वांधी आती है, बड़ी तेज तो अभी दिखी नहीं, लेकिन बचपन में काठो जरूर देखा होगा आपने, बहुत तेज आंधी। हमने भी देखा, बहुत तेज आंधियां चलती हैं कभी कभी। अब इधर 4 6 10 सालों में उतनी तेज आंधी मैंने तो नहीं देखा इधर, लेकिन बचपन में खूब हम लोग देखे थे। आम के सीजन में खूब आंधियां आती है और बच्चे सीधे भागते हैं आम के बगीचे की तरफ, खूब आम आम गिरते हैं, है ना। तो जब बहुत जोर की आंधी आती है तो आप देखते हैं पेड़ उखड़ने लगते हैं, खास करके छप्पर अप्पर। अब तो गांव में वो भी नहीं रहे कहीं। तो पहले छप्पर बहुत होते थे गांव में, वो फूस के छप्पर बनाए, अब तो फैशन में लोग बनाते हैं काठों। अब फैशनेबल चीजें हो गई। पहले हम लोग जौ खाते थे मजबूरी में, अब भी खा रहे हैं फैशन में। ओट्स बोलते हैं ना, ओट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में। अंग्रेजी बोल के बहका रहे हो। हमारे दादा परदादा कभी का ओट्स ओट्स खा के छोड़ दिए। तो ये सब है बेटा। तो आप देखते हो शहरों में, मैंने इसी शहर में देखा एक आदमी का वो घास फूस का ही बना हुआ झोपड़ी, बहुत ही खूबसूरत, मुझे लगता है उसमें 10 लाख रुपया लगाया होगा उन्होंने, और उसमें एसी उसी भी लगा दिया। तो ये फैशन वाला मामला है, लेकिन पहले गांव में फैशन का नहीं, पहले मजबूरी का मामला था। और वो एक्चुअल में इको फ्रेंडली होता था, इको फ्रेंडली भी होता था और हेल्थ हाइजेनिक भी होता था। आप देखोगे घास फूस का जो छप्पर बनाया जाता है उसमें गर्मी बहुत नहीं लगती। पहले हम लोगों के मिट्टी के घर बनाए जाते थे, बड़ी बेइज्जती होती है ना आज की डेट में अगर कोई ये बताए कि मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है ना, अंदर से बड़ी ग्लानि महसूस होती, गरीब वरीब टाइप के हैं। वो मिट्टी के घर ही हमारे रहने लायक थे, नहीं लगती थी गर्मी। अरे भैया, मिट्टी का घर बनाओगे तो डेफिनेटली दीवार ठीक ठाक मोटी बनानी पड़ती थी। और वो उसका जो ऊपर का छत होता था खपरेल से बनाया जाता था, वो भी बड़ा मोटा होता था, घास फूस और फिर उसके ऊपर वो एकदम से बेटा एयर कंडीशन का काम करता है। बिल्कुल। अभी तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको मिट्टी का घर। अब सब इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ गया है ना, कंक्रीट के जंगल बन गए जगह जगह। और ये जंगल की आग की तरह से दहकते हैं। जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो पूरा का पूरा घर एकदम हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। वो तो एसी ओसी लगा के मैनेज कर ले रहे हैं, वो अलग बात है। पहले तो उसी में साहब मिट्टी के घर में खर्राटे ले रहे हैं दोपहर में, कहीं कोई टेंशन है नहीं, टेम्परेचर कम होता था। जरा समझने की कोशिश करिए, जब आंधियां जोर की चलती हैं, ये पवन का क्षैतिज संचार होता है, लंबा तो होता नहीं, क्षैतिज संचार होता है। तो टिन शेड वगैरह या छप्पर वगैरह उड़ जाया करते थे। हाँ, बहुत तेज आंधी आती थी तो घास फूस का छप्पर भी उड़ जाता था। टिन शेड वगैरह अगर छत पे डाले हैं तो वो उड़ जाता था। तो अगर आपका घर टिन शेड का बना है और आंधी अगर जोर की चल रही है, तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करें, है ना। यानी अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर दीजिए, नहीं तो छप्पर प्रस्थान कर जाएगा, टिन शेड उड़ जाएगा। सही बोला मैंने? ये ना तरीका है ना भैया, गलत बोला मैंने। सारे खिड़की दरवाजे को खोल दीजिए, भलाई इसी में है। और अगर आपने सारे खिड़की दरवाजों को बंद किया और छत टिन शेड का है, तो टिन शेड भी कुलाचे भरने लगेगा, वो भी कहेगा हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, निकल लेगा वो भी। ऐसा क्यों? मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, जरा समझाइए, बहकाइए मत। अगर विजन क्लियर है तो स्पष्ट बात करिए, और बहकाने का मैटर तो बहुत है। अब इतना तो समझदार आप लोग है, वाइदाब की बात हो रही तो कुछ उसी से रिश्ता होगा। वो रिश्ता कैसा है मुझे समझाइए। जहाज क्यों उड़ जाता है? सारा खेल पवन का है। हेलीकॉप्टर उड़ता है, बात समझ में आती है, उसमें पंखा संखा होता है। जहाज क्यों उड़ जाता है, उसमें तो पंखा मैंने नहीं देखा। एक ने कहा मैंने देखा सर, आगे छोटा सा पंखा रहता
अरे भैया एकदम नाक में दम मत करिए, आगे छोटे से पंखे से जहाज उड़ जाएगी। आगे छोटा सा पंखा किसी अन्य कारण से होता है। तो जहाज क्यों उड़ते हैं बेटा? पवन के खेल से उड़ते हैं। और वही जब क्षैतिज संचार होता है ना, उसमें बड़ा ड्रामा होता है, वो बता दें। अगर किसी सरफेस से हवा तेजी से गुजर रही है, क्षैतिज रूप से, वायुदाब को घटा देती है। किसी सरफेस से अगर हवा तेजी से गुजर रही है और नीचे के सरफेस से तेजी से नहीं गुजर रही है, तो ऊपर वायुदाब कम हो जाएगा, नीचे वायुदाब ज्यादा हो जाएगा, लिफ्ट कर देगा वो। और जहाज के साथ होता भी यही है कि हवा तो सामने से विंग पे आती ही है, लेकिन एक हवा विंग के ऊपर से गुजरती है और एक हवा विंग के नीचे से गुजरती है। विंग के नीचे एकदम फ्लैट रखा जाता है, ऊपर थोड़ा कर्व दिया जाता है, वो हवा कर्व से होके गुजरती है और ये सीधे गुजरती है। कर्व वाली हवा तेज चलती है क्योंकि इसके साथ उसको पहुंचना होता है, और ऊपर वाली तेज महसूस होने लगती है, वायुदाब घट जाता है, नीचे के विंग के नीचे वायुदाब अधिक हो जाता है, प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, हवा में निकल जाता है। थोड़ा सटर पटर होता है, उसको भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो अलग चीज है। हेलीकॉप्टर का दूसरा फंक्शन है उड़ने का, लेकिन सारा खेलते हैं वायुदाब के साथ ही। सारा जो गेम होता है वो वायुदाब के साथ ही होता है, वो छोड़ दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके टिन सेट के ऊपर हवाएं बहुत तेजी से गुजर रही हैं और आंधी होगी तो तेजी से गुजरेंगी, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, तो वायुदाब घटा देंगे। और आपने खिड़की दरवाजा अगर बंद किया सब, तो नीचे वायुदाब हो जाएगा ज्यादा उसकी तुलना में, और ये वायुदाब उठा देगा नीचे से ही छत को। सुन रहे हैं? आपकी छत को उठा के उन्हीं के हवाले कर देगा कि ले जाओ नालायक की छत। तो भलाई इसी में है कि खिड़की दरवाजे अगर आप जितना खोल दें उतना ही बेहतर है, क्योंकि नीचे से भी हवा अगर क्रॉस करने लगे तो शायद वायुदाब न्यूट्रलाइज हो जाए, कुछ मैनेज हो जाए, शायद बच जाए। और नहीं, अगर बंद कर दिया ना कस के सारे खिड़की दरवाजे, और हवा अगर तेज हुई तो टिन सेट तो पक्का जाएगा, उड़ जाएगा। तो मित्र एक बात ध्यान रखना कि हवा ऊपर नीचे आती है, वायुदाब उसी से नहीं फर्क पड़ता। क्षैतिज भी अगर तेज चलती है तो वायुदाब का फर्क पड़ता। क्लियर है बेटा? लिखें आगे। हो गया बेटा? अब लिखें, पवन का संचार सदैव, पवन का संचार सदैव। ध्यान रखना, ज्योग्राफी में इसका एक भी अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसके अपवाद होते हैं काठों, इसका एक सिंगल एक्सेप्शन पूरी ज्योग्राफी में नहीं है। जो बोला जा रहा है वो ध्रुव सत्य है, पत्थर की लकीर है। पवन का संचार सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। पवन का संचार सदैव कहां से बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। जब कभी कंफ्यूज करिएगा तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, पवन का संचार सदैव किधर से किधर बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। ठीक है? दिमाग में अगर निकले, वैसे मुझे नहीं लगता निकलना चाहिए, लेकिन अगर दिमाग से निकले तो हमेशा पानी को याद रखना, आप कभी गलती नहीं करोगे। पानी एक व्यवहारिक चीज है जिसको हम लोग आंख से देखते हैं, क्योंकि पवन हमको आंख से दिखती नहीं, महसूस होती है। पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है। एक भी अपवाद मुझे बताओगे जिसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर खुद ब खुद चला जाए? लिटरली ये संभव है? ये पॉसिबल ही नहीं है। पानी खुद ब खुद नीचे से ऊंचाई की ओर नहीं जा सकता। नीचे से ऊंचाई की ओर जाता ही है, भेजते ही हैं। सुबह सुबह समरसेबल चला के पानी को अपनी टंकी पे चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं, खुद ब खुद थोड़ा ही जाता है, पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आता खुद ब खुद है। बोल नहीं रहे? अरे हम लोग खाली टंकी में पानी चढ़ाते हैं, भरते हैं, टंकी से पानी उतारने के लिए फिर पंप थोड़ी चलाते हैं, क्योंकि इसलिए टंकी हम सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर रखते हैं। वहां से पानी खुद ब खुद पूरे घर में सप्लाई हो जाता है, ऑटोमेटिक वो चलेगा नीचे की ओर। क्लियर है बेटा? बस यही ध्यान रखना, अगर कहीं भूलने उड़ने की गुंजाइश हो तो। पवन सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा। पूरी ज्योग्राफी में इसका एक भी अपवाद नहीं है कि पवन कहीं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चला हो खुद ब खुद। चलेगा? चला तो रही हैं। अरे भाई पवन चला रहे हैं, ये खुद ब खुद थोड़ी चल रहा है, पावर से चला रहे हैं, जबरदस्ती खींच खींच के
इधर फेंक रहा है, अब पता नहीं इसके पीछे हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है, इससे क्या मतलब? फैन क्या करेगा? हवा आगे की ओर फेंकेगा। लेकिन इसमें हम लोग किसी डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं ना, खुद ब खुद तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, हाई प्रेशर लो प्रेशर का मामला होता तो खुद ब खुद ऐसा होता। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पवन स्वाभाविक रूप से हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगा, ये गांठ बांध लिया, बोलना नहीं। अब ये कि इसके चलने की गति कौन निर्धारित करता है? ये तो तय हो गया कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलेंगे बेटा? लो प्रेशर की ओर। लेकिन पवन की गति हमेशा एक बराबर तो नहीं रहती, कभी कम कभी ज्यादा। फिर आइए पानी पर, जब कभी जान सांसत में पड़े तो पानी को पकड़ो, वही आपकी मदद करेगा। पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर बहेगा, ये ध्रुव सत्य है। और उतना ही ध्रुव सत्य है कि ऊंचाई का डिफरेंस जितना होगा पानी का प्रवाह उतना तेज होगा। बोल नहीं रहे हैं? हाइट का डिफरेंस जितना अधिक होगा, पानी के बहने की गति उतनी ही तेज होगी, उतनी तेजी से वो नीचे की ओर आएगा। बस बस, वायु दाब के अंतर के कारण पवन चलेंगे, लेकिन वायु दाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना अधिक होगा। बोल नहीं रहे? ऊंचाई के अंतर के कारण पानी बहेगा, ऊंचाई का अंतर जितना अधिक होगा, पानी का प्रवाह उतना ही तेज होगा। इसी को कन्वर्ट कर लीजिए वायु दाब। पवन का प्रवाह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। अब ये तो जरूरी नहीं कि कितना हाई और कितना लो, ये तो नहीं बोला गया ना। लेकिन अगर ये अंतर जितना अधिक होता जाएगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होता जाएगा। अरे यही कारण है ना, चक्रवातों में पवन का वेग इतना तेज हो जाता है। बस इनके वायुदाब का अंतर ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है फिर बिजली की तेजी से झपटती है। 300 350 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है पवन की, सिर्फ वायुदाब के अंतर के कारण। थोड़ा लिख लें बेटा, पवन का वेग वायुदाब के अंतर से निर्धारित होता है। क्लियर है बेटा? वायुदाब के अंतर से निर्धारित होता है। क्लियर है बेटा? वायुदाब के अंतर को, एक टर्म है बेटा, पहले उसको क्लियर करो। वायुदाब के अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब के अंतर को क्या कहते हैं बेटा? दाब प्रवणता। लिख दें बोर्ड पे? जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट सिर्फ ये बताता अंतर। थोड़ा सा बेटा समझिए प्लीज, प्रेशर ग्रेडियंट ये नहीं बताता कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। क्लियर है? सिर्फ वो बता देगा कि दो स्थानों के बीच में अंतर इतना है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है नहीं बताएगा। जैसे हम कहें आप और आपकी आय में क्या अंतर है, मान लें, तो किसी ने कह दिया कि 4,000 रुपए का अंतर है। ये 4,000 क्या है? आपकी आय और आपकी आय के बीच का अंतर है। अब इसे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। ये हो रहा है क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि दो स्थानों के बीच में वायुदाब का अंतर है। उस अंतर को हम लोग ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? दाब प्रवणता। अब दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, पवन का वेग उतना अधिक होगा। ये अलग बात है कि किधर से किधर होगा, और किधर से किधर होगा ये पहली लाइन में बताया जा चुका है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्लियर हुआ बेटा? अब दाब प्रवणता जितना अधिक होता जाएगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होता जाएगा। क्लियर है बेटा? देखें, दाब प्रवणता जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा।
ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ना? दो चीजें आज हम लोग क्लियर कर लिए। एक तो वायुदाब का अंतर होगा तो पवन चलेगी, एक और क्लियर कर लिया कि पवन किधर से किधर चलेगी, एक ये भी क्लियर कर लिया कि पवन का वेग कौन निर्धारित करेगा। तो पवन के वेग को निर्धारित करेगा कौन बेटा? दाब प्रवणता। क्लियर है? दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवन का वेग उतना अधिक होगा। ये अलग बात है किधर से किधर होगा, ये किधर से किधर के लिए पता लगाना पड़ेगा, किधर हाई है किधर लो है। क्लियर है बेटा? एक लाइन और लिखिए, काम खत्म किया जाए आज। थोड़ा सा एक नाम बेटा, एक या दो नाम लिख दो, क्या तीन नाम पहले क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें हाथ डालते हैं। पहला कोरियोलिस बल, पहला नोट बना के लिखो बेटा। आज तीन शब्दों को क्लियर किया जाए। कोरियोलिस बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस वैज्ञानिक का नाम है बेटा, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, उसको लेके बहुत परेशान मत होइएगा, है ना। यानी एक फोर्स की कल्पना की गई है जिसका पता लगाया था कोरियोलिस ने। ठीक है, तो नाम उनको दिया जाता है क्या? उन्हीं के नाम पे नाम दे दिया गया कोरियोलिस बल। थोड़ा दो लाइन लिखें। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पवन तथा समुद्री धाराएं, तो समुद्री धाराएं भी चपेटे में आ गई, पढ़ तो पवन रहे थे हम लोग। पवन तथा समुद्री धाराएं अपने मूल मार्ग पे नहीं चल पाती। अपने मूल मार्ग पर नहीं चल पाती, वरन वरन मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। मूल मार्ग से क्या हो जाती है बेटा? विक्षेपित हो जाती, माने हट जाती है, विचलित हो जाती है। क्लियर है? डाइवर्ट हो जाती है। जो रास्ता है उनका, उस रास्ते पे नहीं चल पाती, उस रास्ते से हट जाती है। किसके कारण? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वो बल उत्पन्न होता है, उसी को नाम दिया गया क्या बेटा? कोरियोलिस बल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेरल का नियम, फेरल्स लॉ। कोरियोलिस बल के कारण पवन तथा समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर, कोरियोलिस बल के कारण पवन तथा समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से किधर बेटा? दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। भूलिएगा नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मार्ग से किधर बेटा? बाईं ओर मुड़ जाती है। ज्योग्राफी में इसका भी अपवाद नहीं है कहीं। ठीक है बेटा? उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है बेटा? क्यों? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल क्यों? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल के कारण पवन व समुद्री धारा के मार्ग में विचलन, या यूं कहे ठेठ भाषा में, पवन व समुद्री धारा के मार्ग में विचलन पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही होता है। क्लियर है? कोरियोलिस बल को बीच में हटा के सीधा जोड़ लो तो क्लियर है। एक और नियम लिख लो, आज की क्लास खत्म करें। बाइस बैलेट का नियम, बाइस बैलेट। अरे बड़ा बवाल है बेटा आजकल कंपटीशन में, तो थोड़ा सा डीप में नहीं चलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये नियम क्या है बेटा, उसको भी लिखें। बाइस बैलेट नाम है व्यक्ति का। इन्होंने क्या कहा पहले सुन लो।
उन्होंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में आप उधर पीठ करके खड़े हो जाइए जिधर से पवन आ रही है। कोई बड़ा मुश्किल बात तो नहीं बोला। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप ऐसे खड़े होइए कि आपके पीठ के पीछे की ओर से पवन आ रही हो। क्लियर है? और हाथ फैला के खड़े होना है ऐसे। अगर पीछे से हवा आ रही है तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। मेरे बाएं हाथ की ओर लो प्रेशर है और दाहिने हाथ की ओर हाई प्रेशर है। एक ने कहा सर उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? आपने कहा कि पवन तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है और पवन तो पीछे से आ रही है, जबकि इधर अगर हाई है और इधर अगर लो है तो पवन को तो इधर से चलना चाहिए था। वो पवन पीछे से क्यों आ रही है? ये कोरियोलिस बल और फ्रेल के नियम के कारण वो रास्ता ही भूल गई अपना। लिख लें, यदि उत्तरी गोलार्ध में पवन हमारे पीछे की ओर से आ रही हो तो हमारे बाईं ओर लो प्रेशर तथा दाहिनी ओर हाई प्रेशर। तो हमारे बाईं ओर निम्न दाब तथा दाहिनी ओर उच्च दाब होगा। ठीक है? अब बच्चे हैं बड़े सातिर, एक ने कहा कोई जरूरी है हम उत्तरी गोलार्ध में खड़े हो, हम दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हो जाए तो उल्टा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप पीठ करके खड़े हो जाएं तो आपके दाहिने हाथ की ओर लो प्रेशर हो जाएगा और बाएं हाथ की ओर हाई प्रेशर हो जाएगा। लिख लें, एक शब्द लिखें, बस क्लियर करें। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होगी। ठीक है बेटा? तो थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़े हैं बेटा, है ना? अब कल वायुदाब की पट्टी वगैरह कहाँ कहाँ, कल मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वायुदाब की पट्टियां क्या है, पवन संचार कैसे होगा, उसमें फेरल्स लॉ का जो है उसका फिर आएगा, और फिर एक विलियम हेडली आए थे जो सबसे पहले संभवतः 1735 में उन्होंने पवन के संचार को समझाने का प्रयास किया था, उसको हेडली सेल कहते हैं। फिर बाद में फेरल वगैरह जब ये नियम सब आया तो फिर उसमें गड़बड़ी हो गई, तो फिर उन्होंने ट्राई सेलुलर थ्योरी दिया, त्रिकोशिकीय सिद्धांत दिया। ये सब पढ़ लेंगे बेटा, फिर पवन के प्रकार पढ़ेंगे। आज यहीं तक बेटा, थैंक यू।